नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर की जो अपने में मोनोपोली रखता है, लेकिन अब क्या इसका मोनोपोली खतरे में है। इसको डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और चर्चा करेंगे इस पे कि क्या इसके प्रॉफिट है, क्या लॉसेज है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आपने जान लिया होगा, गैस कर लिया होगा कि वो क्या नाम है उस शेयर का। जी हाँ, बिल्कुल सही, उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों IEX की अगर बात करें तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ट्रेड करता है। ये इंडिया का प्राइमरी एनर्जी मार्केट प्लेस है। ये प्रोवाइड कराता है आपको नेशनल वाइड ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एंड सर्टिफिकेट्स। मोर रिसेंटली IEX हैज़ pioneer cross border electricity trade expanding in power market joined India in the adventure to create an integrated South Asia power market also. IES has a robust ecosystem of 7,300 participation locations across 29 states and 5 union territories, comprising of 55 distributor units, 600 conventional generator and 1,800 plus RE generator and obligate entries. इसके अलावा इसके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, 4,600 प्लस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बेसिस। IEX is approved and regulated by the Central Electricity Regulation Commission and has been operating since 27 June 2008 and is publicly listed company with NSE BSE since October 2017. So दोस्तों, IEX offer various compelling choice to trade in electricity market and green market and certification. अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से, और ये ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। जैसे हमारा NSE BSE में हम शेयर ट्रेड करते हैं, उसी तरह इसमें भी ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसको ऑपरेट करने के लिए ये पहला पावर एक्सचेंज है लाइसेंसिंग जो गवर्नमेंट वाला सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन CERC के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट REC एंड RE सर्टिफिकेट इशू करता है। द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इनेबल एफिशिएंसी प्राइस डिस्कवर एंड इंक्रीजिंग द एसेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पावर मार्केट इन इंडिया वाइल आल्सो एक्सचेंज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन। से ये इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग के लिए फेमस है। अब मार्केट पर की बात करें तो IES हैज़ 7,300 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट फ्रॉम 36 स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। आउट ऑफ पार्टिसिपेशन रजिस्टर्ड टू ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग 57 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ओवर 620 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड ओवर 4,645 ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हैं इसके पास। ये इन सेगमेंट में काम करती है। अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो इसके पास है डे अहेड मार्केट, डैम जिसे डैम कहते हैं DM, उसमें काम करती है। दूसरा है ग्रीन डे अहेड मार्केट जिसे कहते हैं GDAM, तो ये उसमें काम करती है। तीसरा जो इसका प्रोडक्ट सेगमेंट है वो है टर्म अहेड मार्केट, जिसमें हम अगर बात करें तो ये बात करती है टर्म अहेड मार्केट मतलब TAM। तो ये तीन मुख्य इसके प्रोडक्ट हैं, डैम और GDAM एंड टैम। तो टैम हो गया इसका टर्म अहेड मार्केट। तो ये तीन है। इसके अलावा भी इसका काम है, ये टर्म अहेड मार्केट में काम करती है, यानी ट्रेडिंग करती है इन तीन सेगमेंट में। उसके अलावा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इसके बारे में हम डिटेल से अभी आपको बताने वाले हैं कि RSC क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। और अगला है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये दो REC और ESC, ये दो सर्टिफिकेट भी इशू करती है। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है और IEX कैसे काम करता है, इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जिसका नाम A है, जो कि विंड से और सोलर से एनर्जी जनरेट करती है। जब कोई कंपनी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 1 मेगावाट का एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसके रिवॉर्ड में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट कहते हैं। हर 1 मेगावाट ग्रीन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर 100 मेगावाट कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ग्रीन एनर्जी से तो उसको 100 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि इन सर्टिफिकेट का काम क्या होता है। हम मानते हैं कि एक और दूसरी कंपनी है जो पावर जनरेट करती है, जो थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, और उस कंपनी का नाम B है, यानी वह कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। कोयला जलाने की वजह से बहुत सारा कार्बन वातावरण में मिल जाता है और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आता है कि यह कंपनी कोयला जलाकर जितना चाहे उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि इससे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट देती है, यानी एक क्रेडिट के बदले आपको
एक ही इलेक्ट्रिसिटी बनानी होगी, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर इस कंपनी को और कार्बन क्रेडिट चाहिए तो उसको RSC यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को ख़रीदना होता है। वहीं दूसरी कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है उसको अपने सर्टिफिकेट रिडीम करने होंगे, तो वह ओपन मार्केट में इनको सेल आउट कर सकती है। फिर यह कंपनी इन सर्टिफिकेट को इस प्लेटफॉर्म पे, IEX के प्लेटफॉर्म पे भेज देती है और वहीं पर दूसरी कंपनी जिसको कार्बन क्रेडिट चाहिए वो इन सर्टिफिकेट को खरीद लेती है। इन्हीं सर्टिफिकेट को खरीदना और बेचना IEX की प्लेटफॉर्म पर होता है और इस ट्रेडिंग पर IEX ब्रोकर चार्ज भी लेता है, जिससे IEX की अर्निंग होती है। अभी समस्या यह आ गई है दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड कम होने की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट कम इशू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लेज़र सेल कम है, इसलिए ट्रेड का वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा डिमांड आने लगेगी तो इसका कंजप्शन भी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी बन जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बहुत धीरे होता है, इसलिए भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन डिक्रीज़ हो गई है। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती जाएगी और आने वाले समय में 2025 या 30 के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी 60 से 70% हम लोग यूज़ करेंगे, वहीं IEX का प्रॉफिट भी ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। अब बात करते हैं अगर मोनोपोली की, तो मोनोपोली में IEX का जो कमांड है ओवरऑल शेयर मार्केट में वो 94.2% है। इट्स मार्केट शेयर 99.9% है DAM में और RTM में, यानी सोचिए 94% के लगभग और 99% के लगभग ये ट्रेड करता है, तो ये इसका अपना मोनोपोली है पूरे मार्केट में। उसके अलावा देखेंगे तो 2 एनर्जी एक्सचेंजेस इन इंडिया और आ चुके हैं, जिसमें IEX और PXIL है, और अभी तीसरा भी आ चुका है मार्केट में जिसका नाम है HPX। तो अभी न्यूज़ में देखा होगा आपने, का नाम है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, और ये PTC इंडिया एंड ICICI बैंक के ऑपरेशन से आया है और 6 जुलाई 2022 में ये आया है। तो पहले IEX का एकल राज था, पूरा अकेला IEX करता था। उसके बाद PXIL ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयरिंग करा, उसके साथ 2 से 3% मार्केट कैप्चर किया, और अब HPX के आने की वजह से थोड़ा सा मार्केट में डर का माहौल आ गया है, जिसकी वजह से ये शेयर थोड़ा सा गिर रहा है। इसका एक और भी रीज़न है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों शेयर में फॉलिंग आ रहा है। अब दोस्तों अगर ट्रेड वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेली एवरेज ट्रेड का जो वॉल्यूम है 178 मिलियन यूनिट्स है, फाइनेंशियल ईयर 22 का ही हम आपको दिखा रहे हैं, और टोटल 102 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड इन फाइनेंशियल ईयर 22, 4400 कमर्शियल एंड इंडस्ट्री कंज्यूमर अक्रॉस इंडिया, रिस्पॉन्सिबल वैल्यू इंडस्ट्री सेक्टर सच ए टेक्सटाइल, मेटल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, होम प्रोडक्ट, फूड, कॉस्मेटिक, इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल, कंज्यूमर एक्ट। So achieving 37% YoY ग्रोथ अक्रॉस ऑल मार्केट सेगमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो हम मान के चलेंगे 37% की ग्रोथ YoY ईयर ऑन ईयर दी है इसने ऑल इन मार्केट्स में। नहीं, अगर इसके न्यू असाइनमेंट की बात करें तो IEX ने लॉन्च किया है फर्स्ट गैस एक्सचेंज इन इंडिया जून 20 को, एंड वॉज इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो IEX ने दिया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि गैस एक्सचेंज का है, इंडियन गैस एक्सचेंज के नाम से जून 20 में स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो IEX का देखेंगे आप 3 साल में 16% का कंपाउंडिंग ग्रोथ है, 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 12% और 10 ईयर्स में 11%। वहीं अगर आप कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 20%, 5 साल में 19% और 10 साल में 15% के लगभग है। CAGR की बात करें तो 3 साल में 25% का CAGR है, 5 ईयर में 17% का CAGR है, बस -22% का फर्स्ट ईयर में रहा है जो थोड़ा डाउन में गया है। उसका रीज़न भी आपको आगे बताएंगे वीडियो में। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर बात करें दोस्तों तो लास्ट 3 ईयर में 44%, 5 ईयर में 44% और 10 ईयर में 43%, यानी लास्ट ईयर का एवरेज माने 39% का रिटर्न ऑफ इक्विटी, यानी अप ट्रेंड में देखिए कितना अच्छा है। मतलब सारे फाइनेंशियल पैरामीटर स्ट्रॉन्ग है इसके, बस CAGR थोड़ा सा है। उसके बाद भी स्टॉक नीचे गिर रहा है दोस्तों। उसका क्या रीज़न है कि ये स्टॉक बार बार नीचे गिर रहा है? तो इसके पीछे हम आपको लॉजिक बताते हैं। इसके 2 मेन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर आपको डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर है दोस्तों मार्केट कपलिंग। अभी आपने सुना होगा कि पावर में मार्केट कपलिंग आ गई है। इन जून 23 और जून 23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कंसीडर मार्केट कपलिंग को एंड इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन विद स्टेक होल्डर ऑल थ्रू द फाइनल डिसीजन एंड द डिटेल्ड एनालिसिस आर नॉट येट अवेलेबल। सो मोनोपोली ऑफ IEX की जो है वो इफेक्ट कर रही है। मार्केट कपलिंग के आने से जो है उसके आने से जो है मोनोपोली पे थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। वो कैसे, हम पहले समझेंगे कि मार्केट कपलिंग क्या होता है और उसका कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। पर उससे पहले हम देख लेते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप, जो इसका ऑपरेशन से 89% के लगभग आता है और अदर से इसका 11% के लगभग आ रहा है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा है पैरामीटर। अगर आप देखेंगे तो 89% ऑपरेशनल वर्क से और 11% अदर से। अब बात करते हैं IEX को जो है मार्केट कपलिंग कैसे फ़र्क दिखा रहा है, क्या है मार्केट कपलिंग। तो दोस्तों मल्टीपल मार्केट प्लेस के प्राइजेस को मिलाकर एक यूनिफॉर्म प्राइस बनाया जाता है, उसको मार्केट कपलिंग कहा जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से इसको आइए समझते हैं।
तो मान लीजिए एक मार्केट प्लेस में बायर और सेलर दोनों हैं और दोनों ही खरीद और बेच रहे हैं। इस मार्केट में कोई 100 रुपीज़ में शेयर बेच रहा है तो कोई 50 रुपीज़ में खरीद रहा है, पर इस मार्केट में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसी मार्केट में बाय और सेल करेंगे, फिर वह चीज़ चाहे आपको दूसरे मार्केट में कितनी भी सस्ती मिल रही हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के कारण आपको इसी मार्केट में बाय और सेल करना होगा। IEX में भी अभी सेम यही चल रहा है। आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करने के लिए केवल इसके प्लेटफॉर्म पर ही बाय और सेल करना होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेल या तीसरे पर बाय नहीं कर सकते। तो अब सरकार ने इस मार्केट में प्राइस को फिक्स कर दिया है। जो अलग अलग प्राइस थे उनको एनालाइज करके एक कंबाइंड प्राइस बना दिया है। अब इस प्राइस पर बाय और सेल कंपनियां करेंगी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, और यह भी ऑप्शन मिल गया है कि आप इसी से प्राइस पर किसी और मार्केट में भी बाय सेल कर सकते हैं, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं था। इसलिए आपको मार्केट कपलिंग कहा गया है। अब समझते हैं कि IEX को इससे क्या नुकसान हुआ है। इस नए रूल के आने से अभी मार्केट में 3 एजेंसी काम करनी है, जिसमें IEX, PXLI एंड HPX। इन तीनों में से सबसे पुरानी कंपनी IEX है। सबसे ज़्यादा इसी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होता है। यह पुराने होने की वजह से इसमें ट्रेडिंग अच्छे से होती है। या यह ऐसे समझ सकते हैं जैसे शेयर मार्केट में NSE और BSE पर लोग ट्रेड करते हैं, पर ज़्यादातर लोग NSE पर ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। और आपने किसी भी शेयर खरीद हो या किसी भी जगह से भी खरीदा हो, उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर बाय या सेल कर सकते हैं, फिर एक के खरीद पर दूसरे पर सेल कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके। अब IEX अकेले ही अभी तक काम कर रहा था, तो उसे सही बायर और सही सेलर एक ही जगह पर मिल जाते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पर बाय करना और किसी दूसरे पर सेल करना, इसके बिना परेशानी होती है और ट्रेड भी कम हो जाती है। मगर अब कपलिंग आने के बाद बायर और सेलर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बाय और सेल कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब होगा कि जिस वजह से अभी तक मोनोपोली मार्केट में ये क्रिएट किया हुआ था, वह अब बाकी 2 कंपनियों में भी डिवाइड हो जाएगा। अभी तक एक्सचेंज में गवर्नमेंट के पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PPA का मैक्सिमम टर्नओवर 25 साल का था, जिसको गवर्नर ने घटाकर 12 से 15 साल कर दिया, ताकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो सके। क्योंकि अगर लंबे समय का एग्रीमेंट होगा तो बाय और सेल कम होगा, और अगर बाय सेल कम होगा तो कंपनी को ट्रेडिंग पर कमाई कम हो जाएगी। अब दूसरी न्यूज़ यह भी है कि गवर्नमेंट MBED को भी इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। इसका मतलब होता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डिस्पैच। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा कि किस स्टेट में एनर्जी का कन्वर्शन कितना है, और अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होगा। इन दो न्यूज़ के आने के बाद से ही IEX का प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया है। पिछले 3 से 4 महीने में बाकी कंपटीटर के आने से IEX का प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है। अभी तक IEX एक मोनोपोली कंपनी में था, जिसमें मार्केट में कोई भी कंपटीटर नहीं था, लेकिन 2 कंपटीटर मार्केट में आने से प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइड हो गया। इसी न्यूज़ के बाद से शेयर में प्रेशर बना हुआ है और शेयर डिक्रीज मोड में जा रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की और फाइनेंशियल पैरामीटर की, कि कितना स्ट्रांग है ये फाइनेंशियल पैरामीटर पे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का मार्केट कैप जो है 11,267 करोड़ का है। वहीं करंट प्राइस जो है 126 रुपये चल रहा है। हाई बनाया था 165 का, लो बनाया 116 का, 52 वीक का है ये। स्टॉक पी 37.8 है, जबकि इंडस्ट्री पी 24.9 है। इसका मतलब अभी भी शेयर महंगा है, कॉस्टली है, यानी कि इतना गिरने के बाद भी अभी ये बहुत कॉस्टली है दोस्तों, क्योंकि 24 चल रहा है इंडस्ट्री भी और 37 है इसका भी, तो काफ़ी महंगा है। अभी ये ओवर वैल्यूड है इस समय। बुक वैल्यू है 8.80 रुपीज़। वहीं डिविडेंड जो है वो 0.80% है। ROCE की बात करें तो 51.8 है, और ROE की बात करें तो 39.4 है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये है। सेल्स की ग्रोथ देखिए 407 करोड़ का सेल्स किया है इसने इस क्वार्टर में, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल दिख रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 298 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ROCE ऑलरेडी 51.8 है। रिटर्न ऑफ एसेट 18.7 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 39.4 है। EPS 3.33 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छा दोस्तों है। मार्केट कैप जो है 11,253 करोड़ का है। उसके एवज में डेप्थ काफ़ी कम है, सिर्फ 14 करोड़ के लगभग है, 14.1 CR, तो काफ़ी कम है डेप्थ, बहुत ही लो डेप्थ है। तो इसे हम कहेंगे डेप्थ टू इक्विटी की बात करें 0.02 पे है केवल। तो फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है इंडिकेशन, बस केवल जो है वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। अब बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट रिजल्ट की, क्वार्टर में क्या प्रॉफिट हुआ है। सेल्स की बात करते हैं अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो आप देख रहे होंगे कि हम बात करते हैं जून 2023, मार्च 2023 की और दिसंबर 2023 की, तो इंक्रीज ही हुआ है। केवल जून में थोड़ा सा डाउन गया है, 100 करोड़ 107 करोड़। वहीं अगर पीछे जाएंगे सितंबर 2022 में तो 95 करोड़, उससे पहले 98 करोड़, और मार्च 2022 में 112 करोड़। तो लास्ट 6 क्वार्टर का हम देखेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में गया है। सिर्फ एक क्वार्टर जो है जून 2023 डिक्रीजिंग ट्रेंड में गया है, 104 करोड़ के लगभग। तो लास्ट 6 क्वार्टर का हमने एनालाइज करा है, तो 6 क्वार्टर में हम देख रहे हैं सिर्फ एक क्वार्टर में ही डाउन है, बाकी सारे क्वार्टर में अप है।
वहीं बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 25%, 25 कंटिन्यूसली 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली 25% पे अटका हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो देखिए 74 करोड़, 83, 71, 70, 69, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बस खाली लास्ट के जो 2 क्वार्टर है उनमें आपको दिखाई देगा। अभी जो रिसेंट के क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा डाउन गया है, क्योंकि इससे पहले क्वार्टर में 83 था और अभी 74 है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा है 4 क्वार्टर ईयरली का, अगर ईयरली का हम एनालाइज करते हैं 2020 से 2023 में, तो वहीं सेल्स देखिए इंक्रीज हुए। 2020 में 257, 21 में 317 करोड़, 426 करोड़ और 401 करोड़, तो टोटल इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। बस केवल मार्च 2023 का थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में गया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, सिर्फ मार्च का ही डाउन गया है 336 करोड़, बाकी उससे पहले 366 था, उससे पहले 259 था, 204 करोड़ था, 203 था, यानी कि इंक्रीजिंग था। कि सिर्फ एक ही ईयर जो है 2023 जो है वही डाउन ट्रेंड में गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वहाँ भी आपको सेम ही पैटर्न नजर आएगा दोस्तों। वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो केवल 2023 का जो आपको दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें 390 करोड़ के लगभग, 389 करोड़ के लगभग का है, बाकी उससे पहले 400, उससे पहले 282, 228, 232, यानी इंक्रीजिंग था। यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम पैटर्न है दोस्तों, उसमें भी आपको यही दिखाई देगा। उसके बाद डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं तो 56% का दिया था, लास्ट टाइम 30 का दिया, उससे पहले 56 और 59% का लगभग डिविडेंड दिया है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी बड़ा है, आप देखेंगे पहले 360 करोड़ था, फिर 502 करोड़ हुआ, और मार्च 2022 में 612 करोड़, मार्च 2023 में 695 करोड़। रिजर्व के मामले में कंपनी डे बाई डे इंक्रीजिंग मोड पे, आप देखेंगे मार्च 2019 से लेके और 2023 तक में इंक्रीजिंग ट्रेंड पे 340 करोड़ से बढ़ा के 695 करोड़ पे पहुंच गया है। बोरिंग की बात करें तो कंपनी में कभी बोरिंग रही नहीं, पर अगर आप लास्ट में देखेंगे मार्च 2022 में 10 करोड़ की और मार्च 2023 में 14 करोड़ की, मतलब बहुत ही मिनिमम बोरिंग है दोस्तों। तो इसे नेगलेटिव डेब्ट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं। टोटल एसिड भी इंक्रीज करें कंपनी ने, देखिए 668 करोड़, फिर 927 करोड़, फिर 1695 करोड़, और ये देखिए जो है बढ़ता ही जा रहा है। 2023 में जो है 1695 थे, 22 में 927 थे, 21 में 668 करोड़ थे। तो इस टाइप से अगर ट्रेंड देखेंगे आप तो ये जो है एसिड का भी ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड में गया है। सिर्फ जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अपना सेल्स का थोड़ा सा कम गया। आप शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं, शेयर होल्डर पैटर्न क्या बोलता है दोस्तों। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करें और क्वार्टरली हम पैटर्न को एनालाइज करें और देखें जून क्वार्टर से लेकर जून 2023 एक साल के बीच में, तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को 2077 से घटा के 15 करा, फिर 1549 करा, फिर बढ़ा दिया मार्च में 1788 और फिर थोड़ा सा जून में घटा दिया है। वहीं डीआईएस की अगर आप बात करोगे तो डीआईएस ने भी अपने पिछले चार क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जून 2022 में 21.65 था, उसके बाद 22.39 बढ़ाया, फिर घटा दिया 21.73, फिर बढ़ाया घटाया 21.53, उसके बाद फिर 21.11, यानी डीआईएस कंटिन्यूसली पिछले 2 क्वार्टर से डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं, पिछले 3 क्वार्टर से, जबकि एफआईएस जो है 1 क्वार्टर में अप थे। वहीं पब्लिक की अगर बात करेंगे तो पब्लिक 4 क्वार्टर से 57 से 61 पे आई, 61 से 62 पे आई, 62 से फिर 60 पे थोड़ा सा डिक्रीज किया और फिर इस बार 61 पे आ गई है। जून क्वार्टर में पब्लिक ने भी अपनी जो है शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ डीआईएस तो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, पर एफआईएस जो है इसमें से पैसा निकाल रहा है, क्योंकि इन्हें कहीं हद तक डर है कि अब जो है इसकी मोनोपोली खत्म हो गई है और इस शेयर में मोनोपोली बची नहीं है। इसी डर से मुझे लग रहा है एफआईएस के पास से निकल रहा है। ये देखिए अगर हम पैटर्न को देखें और एनालाइज करें तो ये देखिए यहाँ मार्च 2023 में 17.88 था डीआई के पास, जो घट के 17.28 हो गया एफआईएस के पास, सॉरी डीआईएस के पास 21.53 से 21.11, उन्होंने भी थोड़ा सा घटाया। पब्लिक के पास 60.32 से 61.33 पब्लिक ने अपना घटाया और अदर ने अपना सेम रखा है। तो एफआईएस ने थोड़ा सा घटाया, डीआईएस ने भी थोड़ा कराया, लेकिन डीआईएस ने पिछले क्वार्टर में रखा है। अच्छा, कंपनी प्रॉफिटेबल है दोस्तों, अच्छी है, लॉन्ग टर्म में जरूर ये बेनिफिट देगी। तो मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पर एसआईपी मोड में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न को देखते हैं तो पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो 0.12% के लगभग का इसमें प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं, ये देखिए 5 डेज का हमने देखा है। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 मंथ की, कि 1 मंथ में इसने कितना दिया, तो पास्ट 1 मंथ में 2.85% पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। 2.85% पॉजिटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है, यानी कि अपने स्टेक होल्डर को प्रॉफिट दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी 6 मंथ में, कि 6 मंथ में कितना दिया है, तो 6 मंथ में -14.47% का इसने डिक्रीजिंग ट्रेंड में गया है, यानी कि लॉस दिया है, 14% का लॉस हुआ है अगर हम बात करें 6 मंथ के पैटर्न की। वहीं अगर हम बात करते हैं वाईटीडी पैटर्न की, तो वाईटीडी में इसने करीबन -11.32% का लॉसेस दिया है दोस्तों। तो यानी कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे वाईटीडी ट्रेंड में भी अभी भी लॉस चल रहा है, यानी कि पिछले 1 साल से ये लॉस में ही चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 ईयर की, ये तो हमने देखा 1 ईयर में 21% के लॉस पे है दोस्तों। तो ये आप मान सकते हो कि मतलब 21% जो है लॉस पे चल रहा है। पिछले 1 साल में 21.25% लॉस दिया है इसने अपने स्टेक होल्डर को। सो ये काफ़ी
गिर चुका है, लेकिन अभी भी देखिए ये अपनी जो है वैल्यू पे आया नहीं है और ये अभी भी महंगा है। अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के जो ट्रेंड है उससे महंगा ही चल रहा है। 5 साल की बात करते हैं, लास्ट 5 ईयर में 117% का रिटर्न बना के दिया है इसने अपने स्टेक होल्डर को। तो मुझे लगता है कि इसकी मोनोपोली खत्म नहीं होगी दोस्तों। 117.24% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। तो मुझे लगता है कि इसकी मोनोपोली खत्म नहीं होने वाली है इतनी जल्दी और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कंपटीटर आने से थोड़ा सा स्टॉक में प्रेशर बन रहा है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये हमेशा प्रॉफिट देगा। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक